हेलो दोस्तों, एक बार पुनः से स्वागत है आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, मैं अभिषेक सर आज फिर से उपस्थित हुए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के। चूँकि पिछले सेशन में कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जिनको नहीं कराया गया था, तो इस सेशन में उन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए अगला इस सेशन का पहला प्रश्न हमारा है, वर्णमाला का आशय है। दोस्तों, वर्णमाला का आशय वर्णों के व्यवस्थित समूह से होता है, इसलिए ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से 11 हमारे स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। ठीक, कुल मिलाकर के 52 हो जाते हैं। लेकिन अब इस समय वर्तमान स्थिति के हिसाब से 53 वर्ण हो गए हैं। एक नया वर्ण हमारा जुड़ गया है जो इस आकार का बना होता है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो ये वर्ण वर्णमाला में होता था, हम लोग इसे अड़हल कहते थे, लेकिन फिर बीच में विलुप्त हो गया था, फिर से इसको वर्णमाला में संकलित कर लिया गया है। तो अब 53 वर्ण हो गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अयोगवाह है, तो दोस्तों विसर्ग को ही अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है, ड़ ढ वर्ण हैं, तो ऑप्शन आ सही होगा, ये उच्छिप्त वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सा सही होगा, ये तालव्य वर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आनंद का विलोम शब्द है। आनंद का विलोम शब्द विषाद होता है। विषाद का मतलब दुख होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन सा श्रृंगार होगा। ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, ये इस तरह से रहेगा, श्रृंगार। ठीक है, इस तरह से रहेगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अब इस तरह इसको समझिएगा, सा वाला ऑप्शन ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, द्विज शब्द का अर्थ होता है। तो दोस्तों द्विज शब्द का अर्थ इसमें से सभी होगा, ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो ऑप्शन आ शेख तकी होगा। ठीक है, इनके गुरु रामानंद जी को भी माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग रामानंद जी को मानते हैं, शेख तकी को भी माना जाता है। ऑप्शन में रामानंद जी नहीं था तो शेख तकी था, इसलिए ऑप्शन आ शेख तकी ही लगाएंगे। अगर रामानंद जी होता तो उनका नाम लगाया जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना मंगलसूत्र है जो अधूरी रह गई। ठीक, अगला प्रश्न है, घड़ी साज शब्द का अर्थ है, घड़ी साज शब्द है, तो दोस्तों घड़ी साज संकर शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रसाल शब्द रसाल पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों रसाल पर्यायवाची शब्द आम का है। ठीक है, रसाल पर्यायवाची शब्द आम का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ होता है अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा, जो पहले आया था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये हमारे अग्रज हैं, हम इनके अनुज हैं, यानी बड़े भाई को अग्रज कहते हैं जो पहले आया हो, तो अग्रज होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन होगा द, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। अगला प्रश्न है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है, तो अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य होगा। अगला प्रश्न है, तपस्वी का तद्भव रूप है, तो इसका ऑप्शन ब तपसी होगा। ठीक है, मैराथन की तरह से इस क्लास को लीजिए आप लोग, फटाफट बस वन लाइनर है, सीधे सीधे उत्तर याद हो जाएगा। रिपीट करेंगे कई बार, आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको तुरंत प्रश्न का उत्तर याद हो जाए और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी है। सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। प्रेम वाटिका रसखान जी के द्वारा रचित है। ठीक, यहीं पे चारों को देख लेते हैं। दोहावली तुलसीदास द्वारा रचित कविता है। दोहावली है, मतलब उसमें दोहे सब हैं, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। और ये झरना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। ठीक है, यानी साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है, दोहावली तुलसीदास की रचना है, और झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे शुरुआती स्तर में आते हैं तो पहले वर्णों को ही सीखते हैं। अगला ऑप्शन है, रात्रि का पर्याय नहीं है, यानी रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो यामिनी विभावरी रैन ये सभी रात्रि का पर्यायवाची है।
सौदामिनी रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन द सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। विमुख का विपरीतार्थक शब्द उन्मुख है, ऑप्शन ब सही होगा। अगला प्रश्न है आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आँख खुलना मुहावरे का अर्थ होगा होश में आना, ऑप्शन सा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अत्यधिक में अति उपसर्ग प्रयुक्त होता है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सा सही है, खड़ी बोली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सा सही होगा, भार्गवी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भिक्षुक में प्रत्यय है, तो भिक्षुक में उक प्रत्यय है। ठीक, ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द दीर्घ होगा, ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान दिशा कहलाती है। हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं। दोस्तों हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं, अभी ऊपर चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। काकल, कंठ, दंत, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन द सही होगा। उच्चारण संबंधी अंग ये सभी हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। दोस्तों ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बा सही होगा, यानी दूसरा वाला सही होगा, सा वाला, सॉरी बा बोल दिए, सा सही होगा, आ बा दोनों। अगला प्रश्न है व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। दोस्तों व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से। स्पर्श व्यंजन जो का से लेकर के पा वर्ग तक होता है, यानी का से लेकर मा तक होता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ठीक, स्पर्श का से लेकर के मा तक, अंतस्थ या र ला वा और ये वाह है, इसमें शाहा आता है। ठीक, तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और जो एक होता है संयुक्त, इन्हीं व्यंजनों से मिलकर के, इन्हीं में से कुछ व्यंजनों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं, तो दोस्तों ये इनमें से सभी होते हैं। स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा, और ये सभी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ये मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, यहाँ पे रहेगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है, तो दोस्तों लिटू लशा नाम दंता होता है, ता वर्ग का वर्ण जो है ना इसमें आया है, तो ऑप्शन आ सही होगा। अगला प्रश्न है आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, तो दोस्तों इन सभी शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, तो इनको व्यक्त करने में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ढ वर्ण किस वर्ग में आता है, तो दोस्तों ढ वर्ग टा वर्ग में आता है, टा ठा डा ढा। ठीक है, अगला प्रश्न है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह श्रीमती मांटेसरी जी का कथन है, ऑप्शन सा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उन्हें उन्हें कंठवर्ण कहते हैं, मतलब अकु विसर्जनीय नाम कंठवर्ण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आ सही होगा, क ख ग घ ङ ये होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन द सही होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका द सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, ऑप्शन आ सही है।
अगला प्रश्न हमारा है विवृत स्वर है। तो दोस्तों विवृत स्वर ऑप्शन बा आ और औ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, सुख, ये सभी आनंद के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन द सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो अभी चर्चा हुई थी ऊपर संयुक्त व्यंजन की, तो इसमें आ, सा, दा ये सभी संयुक्त व्यंजन है। केवल या जो है ये हमारा च वर्ग का वर्ण है, आखिरी वर्ण पंचम अक्षर है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सभी संयुक्त व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन ब सही होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं पे प्रश्नों का संकलन नहीं, अभी कुछ प्रश्न बचे हैं, हमने उसका समाप्त हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। दोस्तों निम्नलिखित में दीर्घ स्वर ऑप्शन ब आ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांत को स्पर्श करता है? तो दोस्तों ऑप्शन बा बोलने पर निचला ओठ दांत को स्पर्श करता है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। हमने वहाँ ही सोच लिया था कि प्रश्न खत्म हो गए हैं, नहीं वीडियो अभी था। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने